हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं लेसन 4th रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित। ध्यान से इस चीज को आप लोग देखिए। आप लोगों के लिए पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था अभिक्रिया की कोटि के बारे में। मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि किसी भी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में, किसी भी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में, ध्यान रखें वेग निर्धारक पद का सिंपल सा मतलब होता है धीमी गति से संपन्न होने वाला पद। ठीक है, जो पद धीमी गति से संपन्न होता है उसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणु परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी कि वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक या क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब बात करेंगे अपन, तो मैंने आपको बताया था कि अभिक्रिया की कोटि के साथ ही एक और चीज अपन पढ़ेंगे और वो होती है अणु संख्यता। उस अणु संख्यता के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। ध्यान से इस चीज को देखने का प्रयास करें और साथ के साथ आप लोग उसको नोट भी करते रहें ताकि आपको सारी विषय वस्तु यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। देखिए ध्यान से, अणु संख्यता के बारे में बात करें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में, ध्यान रखना है अभिक्रिया की आपको संतुलित समीकरण ही लेनी है, ठीक है ना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणु या परमाणु या फिर आयनों की संख्या, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में कितनी मात्रा में क्रियाकारक के अणु परमाणु या आयन भाग ले रहे हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? अणु संख्यता कहलाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहां पर देखो आप लोग अभिक्रिया आपको दी हुई है, अभिक्रिया आप लोगों को दी हुई है यहां पर, और अणु संख्यता भी आपको दी हुई है। इस चीज को ध्यान से देखने का प्रयास करें तो देखो ए एक क्रियाकारक है, इससे क्या बनना है? उत्पाद। तो इस अभिक्रिया में ए एक ही क्रियाकारक अणु भाग ले रहा है, इसलिए अणु संख्यता कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। 2A से बन रहा है उत्पाद, यानी क्रियाकारक के दो अणु क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो अणु संख्यता कितनी हो जाएगी? 2। यहां पर बात करते हैं तो A प्लस B से बन रहा है उत्पाद। A एक क्रियाकारक है, B दो क्रियाकारक, यानी क्रियाकारक के दो अणु भाग ले रहे हैं, तो अणु संख्यता कितनी हो जाएगी? 2। आगे बात करते हैं 3A से बन रहा है उत्पाद। अब यहां पर 3A क्रियाकारक के अणु हैं, यानी क्रियाकारक के 3 अणु हैं, इसलिए अणु संख्यता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आगे बात करें A प्लस B प्लस C, यानी यहां पर क्रियाकारक के अणुओं में एक क्रियाकारक का अणु है A, दूसरा है B और तीसरा है कौन? C। 3 क्रियाकारक के अणु भाग ले रहे हैं, तो यहां पर अणु संख्यता कितनी हो जाएगी? 3। आगे बात करते हैं 2A प्लस B और बना इससे उत्पाद। तो यहां पर देखो दो तो A के अणु भाग ले रहे हैं, एक B का अणु भाग ले रहा है, 2 और 1 मिलकर कितने हुए? 3। तो अणु संख्यता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यानी सिंपल सी बात ध्यान रखना है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसकी संतुलित समीकरण के अंदर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की संतुलित समीकरण के अंदर क्रियाकारक के जितने अणु परमाणु या आयन भाग लेंगे उनकी संख्या ही क्या कहलाएगी? अणु संख्यता कहलाती है। यानी यहां पर वेग निर्धारक पद का कोई रोल नहीं है। ठीक है, यहां पर वेग निर्धारक पद का कोई रोल नहीं होता है। जैसे कि अपन ने अणु अभिक्रिया की जो कोटि है उसके अंदर पढ़ा था कि वहां पर अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणु परमाणु या आयनों की संख्या क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो इस प्रकार से देखो वहां पर वेग निर्धारक पद था, यहां पर कोई वेग निर्धारक पद नहीं है। किसी भी अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में जितने क्रियाकारक के अणु परमाणु या आयन भाग लेंगे उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? अभिक्रिया की अणु संख्यता कहलाती है। अभिक्रिया की अणु संख्यता कहलाती है। अब अपन बार बार बात कर रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं अपन यहां पर कि इस प्रकार प्रथम कोटि अभिक्रिया की अणु संख्यता 1 है। अपन ने देखो प्रथम कोटि के अंदर इस अभिक्रिया को लिखा था, आपको याद हो तो प्रथम कोटि की अणु संख्यता कितनी है? 1 है। द्वितीय कोटि देखो यहां पर इस अभिक्रिया को अपन ने द्वितीय कोटि के अंदर लिखा है,
तो देखो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अनुसंख्यता कितनी है? 2 है। तो यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो अनुसंख्यता 1 दिख रही है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया है तो अनुसंख्यता कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है, ठीक है ना। परंतु अब देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया की अनुसंख्यता 1 है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अनुसंख्यता 2 है, परंतु ये सदैव सत्य नहीं होता है भाई, ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि जितनी कोटि होगी उतनी ही अनुसंख्यता होगी, यानी अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता बराबर होगी, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। आवश्यक नहीं है कि अनुसंख्यता कोटि हो अभिक्रिया की कोटि क्या हो, अनुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि क्या हो? बराबर, यानी कि ये अलग अलग भी हो सकती है। हाँ, ये देखने को आपको मिलेगा कि अधिकांश अभिक्रियाओं के अंदर अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता दोनों समान होगी, दोनों के मान क्या होंगे? समान होंगे, पर ऐसा आवश्यक नहीं होता है कि सब अभिक्रियाओं के लिए समान हो जाए। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होगी जहां पर अनुसंख्यता अलग होगी, अभिक्रिया की कोटि अलग होगी, ठीक है ना। तो आगे अपन बात करें इसके बारे में, तो ध्यान रखिए। अब बात करें, देखो अभी तक अपन ये चीज पढ़ ली है कि भाई अनुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि लगभग समान होती है अधिकांश अभिक्रियाओं में। अब बात आती है कि सर बार बार अपन समानता की बात कर रहे हैं, तो इनमें अंतर क्या होता है वास्तव में? तो एक तो मैंने परिभाषा का अंतर आपको बता दिया है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, अनुसंख्यता किसे कहते हैं। दूसरी अपन बात करें, देखो तो अनुसंख्यता एक पूर्णांक राशि होती है, ध्यान रखें अनुसंख्यता हमेशा पूर्णांक ही होती है, यानी इसका भिन्न से कोई मतलब नहीं है। अनुसंख्यता कभी भी भिन्न में नहीं होगी, ये हमेशा किसमें होगी? पूर्णांकों के अंदर देखने को आपको मिलेगी। तो अनुसंख्यता एक पूर्णांक राशि होती है, जबकि अभिक्रिया की जो कोटि होती है ना, वो शून्य भी हो सकती है और भिन्नात्मक राशि भी हो सकती है, यानी कि भिन्न के रूप में भी हो सकती है। तो एक अंतर आपको मैंने यहाँ पर और बता दिया है अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता के बारे में, कि अभिक्रिया की अनुसंख्यता जो होती है वो एक पूर्णांक राशि होगी, सदैव एक पूर्णांक राशि होगी, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य अथवा भिन्न राशि भी हो सकती है। आगे बात करें तो अनुसंख्यता की कोटि अनुसंख्यता जो होती है वो अभिक्रिया की कोटि से अधिक भी हो सकती है, ध्यान रखेंगे। अनुसंख्यता का मतलब होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की संख्या। अब अभिक्रिया में आप लोग 3 क्रियाकारक भाग ले रहे हैं तो अनुसंख्यता 3 हो जाएगी, 4 भाग ले रहे हैं तो अनुसंख्यता 4 हो जाएगी, 5 भाग ले रहे हैं तो अनुसंख्यता कितनी हो जाएगी? 5। यानी कि अनुसंख्यता का मान जो होगा वो अभिक्रिया की कोटि से अधिक भी हो सकता है, परंतु ध्यान रखें किसी अभिक्रिया की कोटि का न्यूनतम मान जो होता है वो 0 होता है और अधिकतम मान 3 हो सकता है, यानी अभिक्रिया की कोटि का मान 3 से ज्यादा नहीं होता है। अनुसंख्यता का मान 3 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यदि किसी अभिक्रिया के अंदर 4 क्रियाकारक अणु भाग ले रहे हैं तो वहां अनुसंख्यता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से अभिक्रिया की अनुसंख्यता जो होती है वो कोटि से अधिक भी हो सकती है, परंतु कोटि जो होगी ना, अभिक्रिया की कोटि का न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान कितना हो सकता है? 3 ही हो सकता है, इससे ज्यादा अभिक्रिया की कोटि का मान नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन ये बनता है कि अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता दोनों में कोई 2 अंतर लिखिए। क्या लिखिए? 2 अंतर लिखिए। तो आप लोग एक तो अंतर परिभाषा लिख सकते हैं, एक आप लोग यहां से लिख सकते हैं कि अनुसंख्यता पूर्णांक होती है और अभिक्रिया की कोटि 0 अथवा भिन्न राशि होती है, और अनुसंख्यता जो होती है वो अभिक्रिया की कोटि से अधिक भी हो सकती है, परंतु आपका जो अभिक्रिया की कोटि है वो सदैव अनुसंख्यता से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि उसका मान न्यूनतम 3 हो सकता है और न्यूनतम 0 हो सकता है और अधिकतम 3 ही हो सकता है। 3 से ज्यादा किसी भी अभिक्रिया की कोटि नहीं हो सकती है, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब अपन ने यहाँ पर बात कर ली है कि अधिकांश अभिक्रियाओं में कोटि और अनुसंख्यता समान रहेगी, परंतु कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होगी जहां पर कोटि अलग हो जाएगी और अभिक्रिया की अनुसंख्यता क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। जब बात करें अपन कि सर कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनके अंदर दोनों चीजें अलग अलग होती है, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर बातें ध्यान रखनी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं मैं आपको बताता हूं, उन अभिक्रियाओं में आपको ये पता चलेगा कि कोटि और अनुसंख्यता किस प्रकार से भिन्न होती है। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर जल की सतह पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जल
जल चाहे कोई सा भी ले सकते हो आप लोग, समुद्री जल ले सकते हो, तालाब पानी का जो भी आप लोग जल लेना चाहते हो। तो जल की सतह पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 के मध्य अभिक्रिया, जल की सतह पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 के मध्य अभिक्रिया जो होती है, ध्यान रखें ये शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। डायरेक्ट पूछा जाता है आप लोगों से कि शून्य कोटि अभिक्रिया का कोई एक उदाहरण बताइए, तो आपको ये इस तरह से यहां पर याद रखना है कि जल की सतह पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 की क्रिया किसका उदाहरण होती है? शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण होती है। यानी यहां पर क्या होता है, H2Cl2 जल की सतह पर सूर्य के प्रकाश तथा Hν की उपस्थिति में क्रिया करके 2HCl का निर्माण करता है और यह अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है, यानी इसकी कोटि शून्य है। परंतु अणु संकेता की बात करें तो आपको पता है इस अभिक्रिया में अंदर एक तो हाइड्रोजन का अणु भाग लिया है, एक क्लोरीन का अणु भाग लिया है, तो इसकी अणु संकेता कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि यहां पर क्रियाकारक के 2 अणुओं ने भाग लिया है, एक हाइड्रोजन का अणु है, एक क्लोरीन का अणु है, इसीलिए इसकी अणु संकेता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो आपने इस अभिक्रिया को देखा यहां पर, और इस अभिक्रिया से आपको एक बात समझ में आ गई है कि कोटि शून्य है, फिर भी अणु संकेता कितनी है? 2 है। यानी कि यहाँ पर जरूरी नहीं होता है कि अभिक्रिया की कोटि और अणु संकेता बराबर ही हो, यह अलग अलग भी हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके और भी कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए। तो दूसरा उदाहरण है एस्टर के अम्लीय जल अपघटन, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन जो होता है यह प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, परंतु इसकी अणु संकेता 2 होती है। जैसे बात करूं मैं, एस्टर जो है इसका जल अपघटन करा रहे हैं अपन, आधिक्य में जल लेकर अम्लीय जल अपघटन करा रहे हैं, तो CH3COOH C2H5OH का निर्माण होता है। ये जो अभिक्रिया है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? ये प्रथम कोटि अभिक्रिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक बात कि कोटि के निर्धारण में जो चीज आधिक्य में ली जाती है ना, वो भाग नहीं लेती है। कोटि के निर्धारण में जो चीज आधिक्य में ली जाती है वो क्रियाकारक अणु का वहां पर कोई योगदान नहीं होता। जब इसका योगदान नहीं होगा तो बचा कौन? एक ही क्रियाकारक का अणु बचा, इसलिए अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? 1 होती है। परंतु अणु संकेता की बात करें तो किसी भी संतुलित समीकरण में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या ही क्या होती है? अणु संकेता होती है। तो यहाँ पर 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए अणु संकेता कितनी होगी? 2 होगी। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, परंतु अणु संकेता कितनी है? 2 है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो अभिक्रिया है ना, इसमें आपको क्या दिख रहा है? अणु स्पष्ट रूप से 2 दिख रहे हैं। अणु क्या दिख रहे हैं आपको? स्पष्ट रूप से 2 दिख रहे हैं, इसलिए अणु संकेता आपने 2 बता दी, परंतु कोटि भी कितनी होनी चाहिए थी? 2 ही होनी चाहिए थी ना भाई। क्यों होनी चाहिए थी 2? क्योंकि यहाँ पर अणु आपको 2 स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अणु संकेता 2 होनी चाहिए थी, सॉरी अभिक्रिया की कोटि कितनी होनी चाहिए थी? 2 होनी चाहिए थी, परंतु नहीं हुई, ठीक है। 2 क्रियाकारक के अणु होने के बाद भी अभिक्रिया की कोटि क्या है? 1 है, इसलिए इसे छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो कभी आप लोग पूछ लिया जाए आप लोगों से डायरेक्ट कि छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण बताइए, तो वो होता है एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे अपन अगले उदाहरण के बारे में, और वो है निम्न अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, परंतु इसकी अणु संकेता कितनी है? 2 है। जैसे कि N2O5 की क्रिया से बना है क्या? 4NO2 + O2। ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, परंतु इसकी अणु संकेता कितनी है? 2 है। अणु संकेता का तो आपको पता चल चुका होगा, इसके N2O5 के 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए अणु संकेता तो कितनी हो गई? 2 हो गई। पर कोटि की बात करें तो कोटि किस पर निर्भर करती है? वेग निर्धारक पद पर निर्भर करती है, और वेग निर्धारक पद पता कहां से चलेगा? तो अभिक्रिया की क्रियाविधि से पता चलेगा। तो देखो भाई, इसकी क्रियाविधि की अपन बात करें तो इसकी क्रियाविधि 3 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में N2O5 मंद गति से टूटकर N2O3 + O2 का निर्माण करता है। ये मंद गति से हो रहा है पद, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? वेग निर्धारक पद कहते हैं। दूसरे पद में N2O3 टूटकर NO2 +
NO का निर्माण कर लेता है। तीसरे पद में N2O5 NO से क्रिया करके तीव्र वेग से 3NO2 का निर्माण यहाँ पर कर लेता है। ये दोनों ही तीव्र वेग वाले पद हैं, तो इन्हें अपन अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर वेग निर्धारक पद क्या है, एक ही है ये वाला, और इस वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी है, एक है, इसलिए कोटि कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एक हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन अभिक्रियाओं के माध्यम से, इन 3 उदाहरणों के माध्यम से मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अभिक्रिया की कोटि अलग पद है और अणु संख्या अलग पद है, दोनों को अपन सेम नहीं मान सकते। हाँ, अधिकांश अभिक्रियाओं के अंदर इनके मान क्या होंगे, समान होंगे। तो इस प्रकार से अपन अणु संख्या और अभिक्रिया की कोटि के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, और यदि आपको ये समझ में आ रही है तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करते रहें। कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science. Maths. Social Science. Sanskrit. Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.